हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहमनी राज्य के बारे में बताएंगे। बहमनी साम्राज्य की किस प्रकार से स्थापना होती है, किन परिस्थितियों में स्थापना होती है और उनके प्रतिद्वंदी प्रमुख राज्य कौन कौन से होते हैं। इन सारी बातों को बहमनी साम्राज्य की श्रृंखला के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। पिछले वीडियोज में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था। विजयनगर साम्राज्य का किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य के साथ में संघर्ष होता है, इन सब बातों को आपको बताया गया था। हमें यह बताना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में बहमनी साम्राज्य का उदय होता है। हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के एक शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दक्षिण भारत की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के एक शताब्दी के उपरांत खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत, खिलजी राजवंश के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अली गुरशास्प के द्वारा, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, उसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में अभियान चलाया जाता है। और पहले वो मालवा का एक सफल अभियान आयोजित करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो देवगिरी के लिए आगे बढ़ जाता है और देवगिरी पर उसका जो आक्रमण होता है बहुत ही चालाकी से और छल से होता है और ये अकस्मात आक्रमण होता है। जब अलाउद्दीन का अकस्मात आक्रमण होता है अली गुरशास्प के रूप में, उस समय वो शहजादा था, तो हम देखते हैं कि अली गुरशास्प का जब आक्रमण होता है देवगिरी पर, तो देवगिरी की अधिकांश सेना देवगिरी के युवराज शंकर देव के साथ दक्षिण अभियान के लिए, सुदूर दक्षिण अभियान के लिए गई हुई थी। इसलिए राजधानी में सेना की मात्रा बहुत कम थी, राजधानी सुरक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति में अली गुरशास्प देवगिरी का घेरा डाल देता है, दुर्ग घेराबंदी कर लेता है। अंततः हम देखते हैं राजा रामचंद्र देव के द्वारा एक प्रकार से समर्पण कर दिया जाता है या संधि कर ली जाती है और उस संधि के तहत उसे अकूत धन प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बाद में शंकर देव जब लौटता है तो वो पराजित होता है और अलाउद्दीन को बड़ी मात्रा में देवगिरी से धन प्राप्त होता है और वो वापस लौट आता है। उस धन के माध्यम से वो दिल्ली का सुल्तान बनने में सफल होता है। इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण में अभियान चलाए जाते हैं और दक्षिण अभियान के तहत हम देखते हैं देवगिरी को आधार शिविर बनाया जाता है और दक्षिण के शेष राज्यों में विजय अभियान चलाया जाता है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण में मदुरा विजय के लिए भी अभियान मलिक काफूर के द्वारा चलाया जाता है। इसमें मलिक काफूर को अकूत धन प्राप्त होता है, अपार धन प्राप्त होता है दक्षिण भारत से। इसके बाद हम देखते हैं कि तुगलक वंश के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के युवराज जौना खां के द्वारा भी दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बनता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा देवगिरी को राजधानी अपनी बनाया जाता है, दिल्ली से दौलताबाद। देवगिरी को मुस्लिम सुल्तानों द्वारा दौलताबाद का नाम दिया गया और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत के स्थान पर दौलताबाद राजधानी स्थापित कर दी जाती है। इस सारे क्रम में हम देखते हैं जिस तरह से अली गुरशास्प से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दक्षिण भारत में जो विजय के अभियान चलाए गए, इन विजय अभियानों के द्वारा अपार धन संपदा दक्षिण भारत से जो शताब्दियों से संचित थी, व्यापार के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, उस अपार धन संपदा को दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा लूट लिया गया, छीन लिया गया। और हम देखते हैं दक्षिण के जो शासक थे, दक्षिण के जो हिंदू शासक थे, वो निरंतर दुर्बल होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं और इस्लामी सत्ता की जड़ें धीरे धीरे दक्षिण भारत में स्थापित होती जाती हैं। और इनके साथ ही हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में एक इस्लामी सभ्यता संस्कृति का प्रसार होता है। वो सेनाओं के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से और सूफी संतों के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से हम देखते हैं कि दक्षिण में इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार होता है।
इस प्रसार के कारण ही हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में, प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने में सफल होता है। और जब वो दौलताबाद में अपनी राजधानी बनाता है तो स्वाभाविक है कि दौलताबाद दक्षिण भारत में एक इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित होता है, स्थापित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में तमाम विजय के अभियान दिल्ली सुल्तानों के द्वारा चलाए जाते हैं, तमाम धर्मांतरण के अभियान चलाए जाते हैं, मंदिरों को भी लूटा जाता है। और हम देखते हैं कि जिन धर्मांतरण के अभियान जो चलाए जाते हैं उसी के तहत कंपली राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा विनिष्ट किया गया था। और कंपली राज्य के ही जो अधिकारी थे, अधीनस्थ अधिकारी थे, हरियर और बुक्का, उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है, बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है और उनका धर्मांतरण करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मुस्लिम बना लिया जाता है। और बाद में जब वो दिल्ली से विजयनगर क्षेत्र के लिए आते हैं, दक्षिण भारत के लिए सुल्तान के द्वारा भेजे जाते हैं, तो अंततः वो विद्यारण्य के प्रभाव में आकर फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं और विजयनगर साम्राज्य की एक हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में एक कहीं न कहीं दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों के बीच में एक सम्मिलन के साथ में एक टकराव, एक संघर्षण भी स्पष्टतः दृष्टिगत होता है। इसी के अंतर्गत क्या होता है, हम देखते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक की तमाम प्रशासनिक नीतियों के कारण, तमाम अव्यावहारिक योजनाओं के कारण होता क्या है, दक्षिण उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम तरीके के विद्रोह फैल जाते हैं। उन विद्रोहों के अंतर्गत हम देखते हैं कि तमाम हिंदुओं के द्वारा भी विद्रोह किए जाते हैं और मुस्लिमों के द्वारा भी विद्रोह किए जाते हैं। दक्षिण भारत में हिंदुओं के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है, हिंदू सभ्यता संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो विद्रोह किया जाता है, जो एक आंदोलन का रूप धारण करता है, वो अंततः हमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के रूप में दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के ठीक उत्तर में मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों के द्वारा अमीर ए सदा, जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने विद्रोह किए हैं। देखिए, अमीर ए सदा के सबसे पहले विद्रोह हमें गुजरात में दिखाई देते हैं। गुजरात में जब अमीर ए सदा के विद्रोह होते हैं, उनसे ही प्रेरित होकर बाद में हम देखते हैं कि दौलताबाद में भी अमीर ए सदा के विद्रोह होते हैं। ये अमीर ए सदा कौन थे? अमीर ए सदा ये सैनिक सरदार थे जो आमतौर पर 100 गांव के प्रशासक होते थे, जिन्हें 100 गांव से राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था और उन्हें प्रशासकीय शक्तियां भी प्राप्त होती थीं, वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त होती थीं। तो हम कह सकते हैं कि वो सैन्य, प्रशासन और वित्तीय तीनों शक्तियों का उपभोग करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे अमीर ए सदा के द्वारा जब देवगिरी में या दौलताबाद में जब विद्रोह किए जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, देवगिरी के सूबेदार द्वारा, सुल्तान देवगिरी के इक्तेदार द्वारा सुल्तान के आदेश पर, सुल्तान के निर्देश पर बंदी बना लिया जाता है। अब होता क्या है, ये अमीर ए सदा देखते हैं कि गुजरात के अमीर ए सदा ने जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह का मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अत्यंत क्रूरता के साथ दमन किया गया था। उन्हें मृत्यु दंड प्रदान किया गया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तो देवगिरी के या दौलताबाद के अमीर ए सदा जब देखते हैं कि उन्हें बंदी बना लिया गया है और उन्हें अंततः सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद वो क्या करते हैं, दौलताबाद वापस लौट आते हैं। वापस जब लौट आते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें इस्माइल मख नाम का जो अमीर ए सदा होता है, एक वृद्ध अमीर ए सदा हम कह सकते हैं, बूढ़ा एक अधिकारी कह सकते हैं, वो होता है। उसे अमीर ए सदा क्या करते हैं, नासिरुद्दीन शाह की उपाधि के साथ दौलताबाद में सुल्तान घोषित कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
बाद में हम देखते हैं चूंकि वो बहुत सरल स्वभाव का था और वृद्ध भी था, ऐसी स्थिति में अंततः हसन गंगू के द्वारा गद्दी हस्तगत कर ली जाती है, गद्दी प्राप्त कर ली जाती है और जो इस्माइल मक होता है वो स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर देता है। अब देखते हैं कि हसन गंगू ही बहमनी साम्राज्य का संस्थापक बनता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य की नींव स्थापित होती है। यह बहमनी साम्राज्य जो था मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध या दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जितने भी मुस्लिम सैन्य अधिकारियों ने विद्रोह किए हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली विद्रोह यही था जिसमें इतने शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो लगभग 180 वर्ष तक कायम रहा, जिसमें 18 सुल्तानों ने 180 वर्ष तक निरंतर शासन किया। इनमें कुछ अयोग्य और क्रूर शासक भी हुए, हुमायूं जैसे, और हम देखते हैं इसमें तमाम फिरोज शाह जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर की ओर भी विस्तार किया और दक्षिण की ओर विस्तार भी किया। तो हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य में जो शासक हुए उन्होंने एक प्रकार से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो एक दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध दक्षिण भारत में इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था और हिंदू सभ्यता संस्कृति के जिसने पुनर्निर्माण का कार्य किया था, हम देखते हैं उसके ठीक उत्तर में बहमनी साम्राज्य का जो निर्माण होता है, इस्लामी सभ्यता संस्कृति का दक्षिण भारत में जो एक शताब्दी से लगभग हम कह सकते हैं कि अर्ध शताब्दी से जो लगातार दक्षिण भारत में इस्लामी सभ्यता संस्कृति का विभिन्न माध्यमों से, सैन्य शक्ति के माध्यमों से भी, धर्मांतरण के माध्यम से भी जो प्रसार हो रहा था, वो एक इस्लामी साम्राज्य के रूप में, बहमनी साम्राज्य के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। और हम देखते हैं कि ये बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए या दक्षिण भारत में हिंदू सभ्यता संस्कृति के लिए एक स्पष्ट खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे उन्हें निरंतर संघर्ष की स्थिति में विजयनगर साम्राज्य को रहना पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य का भी इतिहास में अपना महत्व है और उस सब के बारे में हम आपको बहमनी साम्राज्य के शासकों की श्रृंखला के अंतर्गत क्रमबद्ध बताएंगे। कौन सी परिस्थितियों में बहमनी साम्राज्य का निर्माण हुआ, इसके बारे में आपको बताया। कौन से कारक थे जो बहमनी साम्राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक थे या अस्तित्व के लिए अनिवार्य थे और प्रासंगिक थे, इन सारी बातों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अमीर ए सदा के नेतृत्व में विद्रोह द्वारा होती है और इसका संस्थापक अंततः जफर खां बनता है, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तव में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने अपने को फारस के अर्ध पौराणिक योद्धा बहमन शाह से अपने को जोड़ा है। दो विचारधाराएं हैं कि इसने बहमनी साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो फरिश्ता इस संबंध में ये कहता है कि ये जो हसन गंगू था, ये सही मायने में एक ब्राह्मण का दास था या ब्राह्मण का अधीनस्थ नौकर था, तो उसने अंततः उसके सम्मान में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। जबकि दूसरी विचारधारा है वो ये मानती है कि ये स्वयं को फारस के अर्ध पौराणिक योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था, इसलिए इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है और स्वयं को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बताया है। इसका राज्यारोहण 1347 में होता है। डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उपाधि अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की इसने धारण की है और इसने जो अपनी राजधानी बनाया है वो गुलबर्गा को इसने राजधानी बनाया है। इसने शासक बनने के बाद इसने क्या किया, इसने निरंतर संघर्ष, निरंतर युद्धों का आयोजन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसे चारों ओर सुरक्षित किया। ये वैसे धार्मिक रूप से
धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर सुल्तान माना जाता है, जिसने हिंदुओं पर दक्षिण भारत में जजिया लगाने से मना कर दिया, जजिया नहीं लगाया। उसके पीछे दक्षिण भारत की हिंदू बहुल स्थिति भी उत्तरदायी हो सकती है और सुल्तान का एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसने अपने राज्य को अंततः, देखिए राज्य को हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं किस प्रकार से इसके उत्तर में गुजरात था और मालवा था, इसके अलावा गोंडवाना का राज्य था, उत्तर पूर्व में कह सकते हैं, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसके उड़ीसा का गंग राज्य भी मौजूद था। इसके अलावा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य विद्यमान था। ये रायचूर का दोआब था जो देख रहे हैं, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य में था। ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में युद्ध का या संघर्ष का निरंतर जो शताब्दियों तक चलता रहा, यही प्रमुख कारण था जो रायचूर दोआब में कभी जब विजयनगर के शासक शक्तिशाली होते थे, पलड़ा जब विजयनगर की ओर झुका होता था तो रायचूर के दोआब पर ये अधिकार कर लेते थे, और जब बहमनी साम्राज्य के सुल्तान शक्तिशाली होते थे तो रायचूर के दोआब पर वो अधिकार कर लिया करते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि रायचूर दोआब ही इन विध्वंसक युद्धों का प्रमुख कारण था, प्रमुख कारक था। हम देखते हैं कि रायचूर दोआब ही युद्ध का कारण क्यों था, तो यहाँ की जो भूमि थी अत्यंत उपजाऊ थी। इसके अलावा यहाँ हीरे और सोने की खानें विद्यमान थी। इन खानों पर अधिकार करना विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों के लिए ही परम आवश्यक था, और ये एक प्रकार से सही मायने में वर्चस्व का प्रतीक बन गया था। सत्ता में किसकी सर्वोच्चता है दक्षिण भारत में, जब बहमनी साम्राज्य अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहता था तो इस रायचूर दोआब की ओर अभियान चलाया जाता था, और विजयनगर साम्राज्य के राजा जब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे, तो वो रायचूर दोआब पर आगे बढ़कर अधिकार कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रायचूर दोआब ही ये प्रमुख कारक था। देखिए, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ही रायचूर दोआब प्रतिद्वंद्विता का कारण नहीं था। अगर हम पूर्व मध्यकाल में जाएंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले जाएंगे, तो हम देखेंगे दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में भी रायचूर दोआब एक संघर्ष का, एक सत्ता पर वर्चस्व का, रायचूर दोआब पर अधिकार को लेकर निरंतर संघर्षों का आयोजन, निरंतर युद्धों का आयोजन होता रहा है। लेकिन हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि इस रायचूर दोआब पर वर्चस्व को लेकर जो प्रतिद्वंद्विता विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में थी, उसने हिंदू और मुस्लिम साम्राज्य या हिंदू और मुस्लिम संस्कृति की प्रधानता और प्रतिद्वंद्विता ने इस युद्ध को और इस संघर्ष को अवश्य ही तीखा बनाने का, धारदार बनाने का काम अवश्य किया है। इससे कोई भी इतिहासकार इनकार नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि संस्थापक जफर खां होते हैं, हसन गंगू जिन्हें जाना जाता है। दूसरा मैंने दोनों बता दिया कि बहमनी साम्राज्य क्यों कहा जाता है। फरिश्ता का जो बहमनी साम्राज्य का जो विचार है, उसने एक अपने ब्राह्मण मालिक की श्रद्धा में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसे आधुनिक इतिहासकार इससे आमतौर पर सहमत नहीं होते हैं। हम देखते हैं राजधानी इसकी गुलबर्गा होती है। इसने अपने साम्राज्य को 4 राज्यों में विभाजित किया है, जिन्हें इसने तरफ कहा है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जिन्हें इक्ता कहा जाता था, इसने तरफ कहा है। उनके शासक तरफदार होते थे। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 राज्य होते हैं। हम देखते हैं अंततः ये किस प्रकार लगभग यही बाद में विभिन्न विखंडन का कारण बनते हैं। बहमनी साम्राज्य जिस प्रकार से अलग अलग होता है, तो हम देखते हैं कि गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इन 4 राज्यों के रूप में उसकी स्थापना होती है। और होता क्या है, इसका जो महत्वपूर्ण काम है, इसने क्या किया है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और वारंगल के कायप नायक को अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने विवश किया है। इसके अलावा दावोल बंदरगाह पर भी इसने अधिकार किया है, जो बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके अलावा इसने क्या किया है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तरफ की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण प्रांत की बात करें, तो गुलबर्गा जो है, जिसमें बीजापुर भी सम्मिलित था, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और हम देखते हैं कि बाद में
जो उत्तराधिकारी होता है वो मोहम्मद शाह इसके बाद गद्दी पर बैठता है, जिसके समय में वारंगल और विजयनगर से लगातार युद्ध होते रहते हैं और इन युद्धों में कोई भी निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुजाहिद शाह शासक हुआ था, इसने भी विजयनगर से युद्धों का आयोजन किया है जो निर्णायक नहीं हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह द्वितीय शासक होता है, जो अत्यंत शांतप्रिय शासक माना जाता है, जिसके समय में दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके लिए उसने बहमनी साम्राज्य के उत्तर से गुजरात और मालवा से तमाम अनाज का आयात किया था। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में माना जाता है कि इसने अकाल से निपटने के लिए अपनी प्रजा में भी सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किया है, जो इसके चरित्र पर एक कलंक है। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह की हम बात करेंगे, जो बहमनी साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण शासक है, अत्यंत सैनिक रूप से वीर शासक है और काफी कुशल शासक है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे विस्तार से। आज हमने आपको बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताया और इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जफर खां और हसन गंगू हैं। जफर खां नाम है इनका, हसन गंगू प्रचलित नाम है जिसके नाम से ये प्रसिद्ध हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी इन्हें कहा जाता है। उपाधि इन्होंने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की इन्होंने उपाधि धारण की है और इन्होंने अपने राज्य को 4 तरफों में विभाजित किया है। बाद में मैंने आपको मोहम्मद शाह और मुजाहिद शाह के बारे में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनते हैं। मोहम्मद शाह सेकंड के बारे में आप जरूर अवश्य कह सकते हैं कि ये शांतप्रिय सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ताजुद्दीन फिरोज शाह और उसके बाद निरंतर आगे शासकों की श्रृंखला को बढ़ाएंगे। हम विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम बहमनी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में, उन शासकों के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद हम फिर से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बाद दिल्ली सल्तनत के समय के सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे। फिर पहले दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, फिर सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में बताते समय धर्म, कला और संस्कृति के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आप मेरे इस चैनल मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपको अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।